दो चार कोचिंग के नोट्स भी उठा लेता था, जो कुछ किताबें भी उठा लेता था। अमूमन सब यही करते हैं, और जॉब में रहते हुए क्या है कि डेली 1 डेढ़ 2 घंटे निकलने हैं। तो मुझे ये लगता था कि क्या मैं पढ़ लूँ और जिससे कि मेरा हो जाए। तो प्री मेंस बहुत हुआ तो इंटरव्यू तक पहुँचेंगे, लेकिन इतने नंबर नहीं आएंगे कि सीट मिले। कि जीएस में तो नंबर ठीक ठाक बढ़िया आ जाते थे, ऑप्शनल में ऐसे नंबर आते थे कि ये लगता था कि अब अगला एग्जाम दें कि नहीं दें। मुझे अपनी स्थिति को सुधारना है, मुझे अपनी पीढ़ी को सुधारना है, मुझे अपने घर को सुधारना है। यही तो मोटिवेशन है। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी हमारे साथ प्रेम शंकर पांडे सर हैं, जिनका यूपी बीसीएस 2023 की परीक्षा में सेकेंड रैंक के साथ एसडीएम की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। ओवरऑल सेकेंड रैंक थी, लेकिन अगर हिंदी मीडियम में बात करें तो सर की हिंदी मीडियम ही फर्स्ट रैंक थी। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे सर की स्ट्रेटजी क्या रही, क्या इन्होंने अपनी कैसी रणनीति बनाई थी कि हिंदी मीडियम से इन्होंने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। साथ साथ आप लोग को और बताना चाहेंगे, इसके पहले सर का सिलेक्शन आरओ 2021 की जो परीक्षा हुई थी उसमें समीक्षा अधिकारी की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था। तो इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया था जहां सर से हमने आरओ प्रीलिम्स से रिलेटेड बात की थी। तो आज के इस वीडियो में तो पूरा पीसीएस से रिलेटेड होने वाला है, लेकिन मेंस का हम छोटा सा वीडियो सर से जानेंगे आरओ जो मेंस का एग्जाम होता है उसके लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में यूपी पीसीएस से रिलेटेड जानकारी आप लोग की होने वाली है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, और बहुत बहुत बधाई भी हमारे तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद विभांशु जी। सर सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ये रहेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन रही है। देखिए, मैं मूलतः प्रयागराज का निवासी हूँ, और 10+2 तक की पढ़ाई मेरी जो है जीआईसी प्रयागराज से हुई है। इंटर करने के बाद जैसा अब तो सबको पता ही है, मैं वायुसेना में चला गया था 2001 में, और एयरफोर्स में नौकरी करते हुए मैंने जो है छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी से 2007 में बीए और 2009 में जो है एमए कंप्लीट किया था। हाँ, प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में। तो बस एमए तक की पढ़ाई की है। उसके बाद की जर्नी मतलब कैसे यूपी बीसीएस की तरफ कैसे आपका रुझान बना, क्योंकि ऑलरेडी आप जॉब में थे, काफ़ी लंबा सफ़र आपका वहाँ तक हो चुका था वहाँ पर। जी बिल्कुल। 2009 में एमए करने के बाद मेरा रुझान जो है सिविल सर्विसेज की तरफ हुआ। तो सबसे पहले मैंने जो है 2010 से जो है यूपीएससी के अटेम्प्ट्स देने शुरू किए। 2010 से 2015 तक 6 अटेम्प्ट दिए मैंने, और 4 मेंस लिखा, लेकिन कुछ कमी रह गई उसमें। और फिर एक गैप हो गया, क्योंकि यूपीएससी और यूपी पीसीएस में सिलेबस का अंतर था, तो यूपी पीसीएस तरफ रुझान आया नहीं। लेकिन 2018 में जब सिलेबस बदला यहाँ का, तो फिर से मैंने देना शुरू किया, और 2018 से लगातार मेंस लिख रहा था, और 2023 में सफलता मिली। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को पता है, 17 मार्च को होने वाला यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। अब ये एग्जाम जुलाई में होने वाला था, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि ये एग्जाम अक्टूबर में आप लोग का होगा। साथ ही साथ आरओ का जो एग्जाम है उसका भी डेट शेड्यूल होने वाला है। तो देखा जाए ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है आप सभी एस्पिरेंट के लिए अपनी तैयारी को और बेहतर करने का, और इस साल अपने नाम एक सीट पक्की करने का। दोस्तों अभी भी बहुत सफिशियंट टाइम है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए, साथ ही साथ आरओ प्रीलिम्स 2023 की तैयारी और बेहतर करने का, जिसके लिए आप पीडब्ल्यू यूपी पीएससी वाला का सक्षम बैच जो कि यूपी पीसीएस के लिए फाउंडेशन बैच है, और संयुक्त बैच जो कि आरओ के लिए है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पीडब्ल्यू की ये बैच है 4,999 रुपए और 1,999 रुपए में मिले। और यदि आप लोग स्क्रीन पर दिया गया हमारा कूपन कोड VP500 यूज करेंगे तो आप लोग को इस पर एक्स्ट्रा 500 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा। और दोस्तों यदि आप लोग 17वीं बीपीएससी की तैयारी करें, जिसमें लगभग 150 दिन अभी बचे हैं, और इन 150 दिनों में अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, तो पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला आप सभी लोग के लिए लेकर आया है सक्षम 3.0 बैच जो कि बाइलिंगुअल होगा, और प्रथम 2.0 बैच जो कि हिंदी मीडियम के लिए है, जहां आपको मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ बिहार आधारित करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको पढ़ाएंगे वरुण सर, दीपेश कौशिक सर, अक्षय द्विवेदी सर, गोपाल सर और अमित सैलानी सर। तो इन सभी बेहतरीन टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो यदि आप लोग हमारा स्क्रीन पर दिया गया कूपन कोड VP500 यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर भी 500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी बैचेस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा सर, जब आपने आरओ का एग्जाम दिया था तो मतलब आरओ के लिए कुछ अलग से पढ़ाई की थी, या फिर पीसीएस का जो पढ़ रहे थे उसी के साथ साथ आपने की, आरओ निकल गया था आपका? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि मैंने अलग से जीएस के लिए तो कुछ अलग से नहीं पढ़ाई की, जो पढ़ रहा था वही पढ़ रहा था। हिंदी वगैरह अलग? हाँ, अलग से एक आरओ के लिए जो घटना चक्र की किताब आती है, जो PYQ आता है, वो लिया था। हिंदी मैंने विशेषता पढ़ी थी, और उसका मुझे फ़ायदा आरओ में भी मिला हिंदी पढ़ने का, और पीसीएस में भी मिला। कि मुझे मेंस की अगर मैं बात करूँ तो 2021, 22, 23 तीनों एग्ज़ाम में जब से मैंने हिंदी पढ़ाई की, मेरे 105 नंबर से कम नहीं आए। 21 और 22 में 105 आए, और इस बार 108 आए। तो उसका फ़ायदा मुझे पीसीएस में भी मिला।
और सबसे पहला जो फेज होता है वो प्रीलिम्स के एग्जाम का होता है, क्योंकि आप जितनी बार प्रीलिम्स दिए शायद आपका पूरा निकला है, उसके बाद आपको मेंस में बैठने का मौका मिला है। सबसे पहला स्टेज काफ़ी छात्रों के लिए क्रिटिकल होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं प्रीलिम्स के लिए, लेकिन सबका तो हो नहीं पाता है। तो प्रीलिम्स के लिए ऐसी क्या रणनीति बनानी चाहिए या कौन सी बुक लिस्ट वगैरह फॉलो करना चाहिए कि प्रीलिम्स उनका आसानी से निकल जाए? देखिए, प्रीलिम्स के लिए सबसे जो ज़रूरी है कि बेसिक किताबें हैं वो आपको तो एक बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार अच्छे से, है ना। जो भी आपका पूरा सिलेबस है, चाहे वो आईएएस का हो चाहे पीसीएस का हो, पूरे सिलेबस का सब कुछ आपको, जो सबको पता है कि क्या क्या किताबें पढ़नी है, हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी भी पढ़नी है। तो एक बार तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आपको अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को रिवीजन भी करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे, पीवाईक्यू भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पीसीएस की बात करूं तो कहीं ना कहीं 60-70% तो रिपीट ही होता है। रिपीट नहीं होता तो कम से कम उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बेसिक तो एकदम क्लियर होना चाहिए किसी भी टॉपिक पे, जैसे कि वो क्वेश्चन कुछ भी आए आप उसको कर सकें। और पीसीएस में एक चीज़ और मैंने देखा है कि आपका आना ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको हर चीज़ आती है कि नहीं। 150 सवाल में बहुत से लोग 150 के 150 करके आते हैं। मेरा मानना है कि आपको नेगेटिव मार्किंग है तो छोड़ना भी चाहिए। अगर आप 100 सवाल करके 50 सवाल गलत कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन 120 करके आप 10 गलत कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो छोड़ना आना चाहिए। प्रैक्टिस इसकी बहुत ज़रूरी है। आप घर में पहले से प्रैक्टिस करें कि कौन से सवाल मुझे करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। लेकिन ये तब जब आप पूरा सिलेबस, पूरा अपना जो कुछ भी है उसको अच्छे से आप पढ़ चुके हों तब। अच्छा सर, पीवाईक्यू जब लगा रहे थे कई सारे छात्रों के मन में ये भी डाउट रहता है कि ये सवाल तो पूछा गया है फिर दोबारा पूछा जाएगा, मतलब पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है दोबारा से रिपीट होने की। और उसके बाद अगर टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे हैं तो उसको किस प्रकार से देखना चाहिए कि क्या हमारे एग्जाम में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, अगर किसी के मन में ऐसा सवाल है कि पीवाईक्यू लगाएंगे और पीवाईक्यू आएगा कि नहीं आएगा, तो जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो 2001 वाला जो आप पेपर उठाएंगे तो देखेंगे 2006 में फिर से वही पूछा है कुछ ना कुछ, 2006 के बाद 2014 में फिर वही पूछा हुआ ना है। पूछ करके हाँ, इनडायरेक्ट पूछता है। प्लस आप जो घटना चक्र का है उसमें एक्सप्लेनेशन दिया होता है, तो कहीं ना कहीं उसके एक्सप्लेनेशन से सवाल आ जाते हैं। या किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, पता चला 4 ऑप्शन में से किसी एक से सवाल उठ जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं जब आप पीवाईक्यू लगाते हैं तो आपका सिलेबस भी तो तैयार होता है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो वो टॉपिक क्लियर होता है। तो पीवाईक्यू लगाना तो मस्ट है, बिना पीवाईक्यू लगाए तो जाना ही नहीं चाहिए। और पीवाईक्यू लगाने से ये भी आपको आइडिया लग जाता है कि किस क्षेत्र से क्वेश्चन ज़्यादा उठ रहे हैं। जैसे अगर आप पीसीएस में देखें तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो जो वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का है उतना वेटेज एंशियंट और मेडुअल का नहीं है, लेकिन मेडुअल अपने आप में बहुत बड़ा है। मेडुअल में हम 2 महीना पढ़ेंगे, 4 क्वेश्चन पूछेगा, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। ये लगभग सबके साथ होता है। इवन जो हिस्ट्री ऑप्शनल के लड़के हैं उनके साथ भी होता है। तो आप उसके ऊपर क्यों मेहनत करेंगे? पीवाईक्यू से आपको पता चल जाएगा। हाँ, पीवाईक्यू से आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेडुअल के कौन से क्वेश्चन है जो कठिन है। उनको आप एक नोट्स बना लीजिए, अलग से लिख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। अगर आ गया तो कर लेंगे, नहीं आया तो छोड़ देंगे। देखिए, कहीं नहीं लिखा है कि आपको 150 में 150 करने हैं। आपको 150 में उतना ही करना है कि आपको मेंस लिखने को मिल जाए। आपका टारगेट ये होना चाहिए। तो पीवाईक्यू मस्ट है और प्रैक्टिस टेस्ट भी लगाना जरूरी है, क्योंकि जो स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं कि हाँ मैं 2 घंटे के पेपर में 1 घंटा ऐसा करूँगा, फिर 1 घंटा ऐसा करूँगा, आधा घंटा ऐसा करूँगा, तो जब आप प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे तभी आप अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट होता हुआ देख पाएंगे। क्योंकि आप डायरेक्ट फाइनल में तो करेंगे नहीं। आपको सबसे पहले घर में बैठ करके या कोचिंग सेंटर में जा करके, जहाँ भी कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कोचिंग में जाएं, आप घर में भी करें, खुद इवेलुएट करें, प्रैक्टिस टेस्ट लगाएं। प्री के लिए कम से कम 15-20 प्रैक्टिस टेस्ट तो लगाने ही चाहिए। और उसके बाद जो दूसरा फेज होता है वो मेंस का होता है। मान लीजिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस की तरफ पहुंचते हैं, तो क्या छात्रों के मन में ये भी रहता है कि जो मेंस की तैयारी है वो प्रीलिम्स के पहले कर लिया जाए, या फिर बीच में उतना टाइम मिलता है कि मेंस के लिए मतलब पढ़ाई की जा सकती है? देखिए, एक सिविल सर्विसेज का दुष्चक्र होता है, जैसे गरीबी का दुष्चक्र होता है। तो उसमें क्या है कि आप प्री की तैयारी करेंगे, प्री पास होंगे, फिर मेंस की तैयारी करेंगे, मेंस पास नहीं होंगे, फिर प्री देंगे आप। ठीक है, तो प्री मेंस बहुत हुआ तो इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, लेकिन इतने नंबर नहीं आएंगे कि सीट मिले। तो जो आपका सिलेक्शन है वो कराता है मेंस। तो आपकी तैयारी भी मेंस की ही होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि आपका सिलेबस जो है वो एग्ज़ाम से पहले, यानी प्री एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा सिलेबस तैयार होना चाहिए। बेसिक्स जो कुछ भी हैं वो सब आपके तैयार होने चाहिए। न केवल प्रैक्टिस टेस्ट आपका प्री के लिए हो, उसके पहले आप
मेंस के भी प्रैक्टिस टेस्ट लिख चुके हूँ। जब आप पूरी तरह से सारे हथियारों से सुसज्जित हो जाएं तब प्री में बैठें। जो प्री और मेंस के बीच का टाइम है वो केवल 2.5-3 महीने 3.5 महीने होता है। वो केवल आपके अभ्यास के लिए, चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, जो आपने नोट्स बनाए हैं अपने तैयारी के दौरान, और जो आपको अपने आंसर राइटिंग जो आपको करनी है, जो इम्प्रूवमेंट करने हैं, है ना, वो सब आप कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं इन 3 महीनों में। इन बीच के 3 महीनों में बहुत बिरले होंगे, देखिए अपवाद हर जगह होते हैं, 1-2 करते हैं तैयारी और निकल जाते हैं, लेकिन उन 1-2 लोगों को देख करके सब नहीं कर सकते ना भाई, हो सकता है उनके अंदर एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ हो। तो हमारे जैसे आम जन तो जो सालों साल तैयारी करते हैं तब जाके सफल होते हैं, तो उनके लिए तो यही है भैया कि आप सबसे पहले आप तैयारी करें। मैं तो अब तो जो मुझसे पूछता है मैं उसको यही बोलता हूँ कि भाई अगर आप 21, 22, 23 साल के हैं और आप तैयारी के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप 1 साल 1.5 साल पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, कोई फॉर्म मत भरिए, फॉर्म ही मत भरिए, आप 1.5 साल अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप एग्ज़ाम देने के लिए उतरिए। ये नहीं कि आप सोचा कि पीसीएस का एग्ज़ाम देना है, फॉर्म आ गया भर दिए और फिर जुड़ गए, तो आप भीड़ बढ़ाएंगे बस, और कुछ नहीं होगा। तो सर तैयारी जब स्टार्ट करें तो मतलब अगर मेंस की ही स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, तो एनसीईआरटी कितना ज़रूरी है? एनसीईआरटी कौन से क्लास से लेकर कौन से क्लास तक की पढ़नी चाहिए? देखिए एनसीईआरटी एक बार पढ़ लें कोई इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आपकी स्कूलिंग अच्छी हुई है, आप 6 से 12 की किताबें, अगर 6 से 12 आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना बताऊं तो मैंने कभी नहीं पढ़ी, ठीक है, और लेकिन फिर भी अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो इससे क्या है ना कि एक एनसीईआरटी में जो चीज़ें लिखी बड़ी बस सरल भाषा में लिखी हुई हैं, तो एक कहानी के रूप में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप सीधा स्पेक्ट्रम उठा लेंगे या कुछ उठा लेंगे किसी भी टॉपिक का, किसी भी कोई रेफरेंस बुक उठाएंगे तो हो सकता है वो बोझिल लगने लगे। तो एक बार जो है एनसीईआरटी आपको पढ़ लेना चाहिए, जो भी रिकमेंडेड है 11th 12th की है ना। साइंस देख लीजिए आप, हिस्ट्री देख लीजिए, और ज्योग्राफी देख लीजिए, इकोनॉमिक्स की 11th 12th वाली देख लीजिए। और आजकल क्या है कि GS1 में सोसाइटी का बहुत रोल होता जा रहा है। अगर आप 20 क्वेश्चन में देखें तो 7 से 8 क्वेश्चन सोसाइटी के आ रहे हैं, और GS1 में लोगों के नंबर भी नहीं उठ रहे, मेरे खुद नहीं उठ रहे थे। उसका कारण यही था, मुझे लगता है कि मेरा तो हिस्ट्री ऑप्शनल है और मैं GS1 में अच्छा कर ले जाऊंगा, और हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पूछता ही नहीं है ना। अब ये नहीं है कि पूछता नहीं तो आगे पूछेगा नहीं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये है कि सोसाइटी का रोल हो रहा है, तो सोसाइटी भी आप देख लीजिए। सोसाइटी के आप अब्राहम आहूजा पढ़ने जाएंगे तो पता चला कि पूरा 6 महीना आप सोसाइटी पढ़ रहे हैं, तो उसका भी, सोसाइटी का भी देख लीजिए, PYQ देख लीजिए और एनसीईआरटी देख लीजिए। तो बेसिक में एक बार आपको एनसीईआरटी देख लेना चाहिए। उसके बाद जो है आप रेफरेंस बुक पे आ जाइए, और रेफरेंस बुक में फिर हर टॉपिक की, जो जितने टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, उसका इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बेसिक एक समझ, 2-2 पेज, 1-1 पेज का आपका नोट्स आप बना लीजिए, उन्हीं को रिवाइज करते रहिए। फिर आप आंसर राइटिंग पे आ जाइए, आंसर राइटिंग कीजिए, और जब आपको लगे कि हाँ मैं तैयार हो गया हूँ, अच्छा फाइटर बन गया हूँ, तब रणभूमि में उतर जाइए। सर आपने अपने रणभूमि में उतरने के पहले जो युद्ध के लिए अपने हथियार बनाए थे, यानी कि बुक्स की बात करें तो वो बुक्स छात्र भी जानना चाहेंगे जो हमारे साथ जुड़े, कौन कौन सी बुक्स आप किस सब्जेक्ट के लिए फॉलो करते थे, अगर पेपर वाइज बताएं तो। मीन्स देखिए पेपर वाइज बताएं तो अब जैसे मैं यूपीएससी दे रहा था, देखिए मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है। इस जर्नी के दौरान बहुत से मटेरियल पढ़े गए हैं, है ना। मुखर्जी नगर में जब जाता था छुट्टी लेकर के तो 2-4 कोचिंग के नोट्स भी उठा लेता था, कुछ किताबें भी उठा लेता था। अमूमन सब यही करते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं असफलता के पीछे कारण भी वही होता है। लेकिन ये है कि अब देखिए मैं जॉब में था, और जॉब में रहते हुए क्या है कि डेली 1-1.5-2 घंटे निकलने हैं, तो मुझे ये लगता था कि क्या मैं पढ़ लूँ और जिससे कि मेरा हो जाए, है ना। तो लेकिन अगर मैं कहूँ जो जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे बहुत से लोगों ने बता रखी हैं कि मुझे लक्ष्मीकांत पढ़ना है, मुझे क्या कहते हैं कि स्पेक्ट्रम पढ़ना है, या मुझे आर्ट एंड कल्चर के लिए सिंघानिया पढ़ना है, ये सब रेफरेंस बुक हैं। और मैं अगर आज के समय में बोलूँ, इतना सब कुछ जैसे होता नहीं कि जब आप एक जर्नी कंप्लीट कर चुके होते हो और फिर तटस्थ भाव से देखते हो, तब आपको लगता है कि क्या जरूरी था। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल के पीछे नहीं भागना चाहिए, है ना। आपके पास जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, उस एग्ज़ाम में पिछले 10-15 सालों में, 10 सालों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्वेश्चन पूछे गए, उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। अब किसी भी कोचिंग के मटेरियल आप ले लो, किसी, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, आप किसी का भी ले लो, जो भी रेपुटेटेड है कोचिंग है, तो देखिए
अगर मॉडर्न हिस्ट्री है तो स्पेक्ट्रम भी वही लिखेगा, ठीक है। हाँ, प्री के क्वेश्चन हो सकता है आपके ना फंसे, लेकिन मेंस में अगर दृष्टि कुछ लिख रहा है, चलिए नाम ले लेते हैं, या विजन कुछ लिख रहा है, या ध्येय कुछ लिख रहा है, और स्पेक्ट्रम कुछ लिख रहा है, तो ऐसा नहीं बहुत अंतर आ जाएगा, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन पे अगर लिखना है तो चारों में से कोई किताब पढ़ करके आप आंसर लिख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा भागना नहीं चाहिए। एक सोर्स रखिए मेंस के लिए, उसको अच्छे से पढ़िए। प्री के लिए आप 2-4 जगह से पढ़ लीजिए, वो चलेगा, क्योंकि प्री तो अथाह है, क्या पूछेगा कोई नहीं जानता है। तो मेंस के लिए आप एक सोर्स रखिए, उसी का रिवीजन कीजिए बार बार, उसी से आंसर राइटिंग कीजिए। उसके अलावा जो मंथली मैगजीन्स आप पढ़ते हैं, करंट अफेयर आता है, उससे उसको वैल्यू एडिशन इनरिच कर लीजिए, आपका बहुत अच्छा एक मटेरियल तैयार हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप उसको रिवाइज करते रहेंगे उतनी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। क्योंकि देखिए 7 मिनट 8 मिनट में आपको आंसर लिखना होता है। जब तक आपकी उसके ऊपर समझ नहीं होगी, आपके इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पहले से रेडी नहीं होंगे, तो आप वहाँ बैठ करके सोच के थोड़ी ना लिख पाएंगे। तो रिसोर्स एक रखिए, उसका रिवीजन करते रहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाइए, एक कहानी बनाइए, और जिसको बोलते हैं ना कि एकदम रेडीमेड होकर के जाइए आप वहाँ पे, और जो भी क्वेश्चन आए आप उसको अटेंड कीजिए। यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि मान लीजिए स्टैंडर्ड बुक्स है तो उसकी जगह पे अगर चाहे तो मतलब किसी भी कोचिंग हाँ, का बिल्कुल। नोट्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो कोचिंग वाले भी हैं वो आपकी जगह मेहनत तो कर ही रहे हैं ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, आप कोचिंग का मटेरियल ले लीजिए, घर में बैठ के सेल्फ स्टडी कीजिए। मैंने भी लिया था। अच्छा, इस बार सर जैसे पेपर 5 और 6 नया ऐड हुआ था, इसके पहले आप एग्जाम देते थे तो वहाँ पर आपको ऑप्शनल पेपर देना पड़ता था, शायद आपका ऑप्शनल हिस्ट्री भी था। तो यहाँ पेपर 5 और 6 ऐड होने के बाद क्या मतलब आपने चेंजेस किए, उसके लिए क्या पढ़ाई आपकी रही? सबसे पहले तो मैं आयोग को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि ऑप्शनल हटा दिया, क्योंकि मेरा पूरा सिलेक्शन चाहे यूपीएससी रहा हो चाहे यूपी पीसीएस रहा हो, ऑप्शनल की वजह से ही नहीं हो रहा था। क्योंकि जीएस में तो नंबर ठीक ठाक बढ़िया आ जाते थे, ऑप्शनल में ऐसे नंबर आते थे कि ये लगता था कि अब अगला एग्ज़ाम दें कि नहीं दें, ठीक है। तो ऑप्शनल हटा। और रही बात जीएस 5-6 में तैयारी की, तो जिस समय मैं दिया पहला साल था वो, तो मटेरियल के नाम पे एक यूथ कंपटीशन का था, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो आया था, और मैंने ध्येय में क्लास ले लिया था, ज्वाइन कर लिया था। तो यही 2 मटेरियल मेरे पास था। इसके अलावा दैनिक जागरण न्यूज़पेपर प्रयागराज एडिशन, बस यही 3 सोर्स थे जो जीएस 5-6 के थे, और नंबर भी ठीक ठाक आए हैं। तो मैंने कहा ना कि सोर्स बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, कोई भी एक सोर्स ले लीजिए। सब देखिए सिलेबस है, सिलेबस में टॉपिक्स लिखे हुए हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट अगर मटेरियल तैयार कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो रिसर्च कर रहा है, उसको मेहनत कर रहा है और उसको बना रहा है। आप उस बेसिक मटेरियल को एक ले लीजिए, उसके बाद उसको करंट अफेयर से आप इनरिच कीजिए, या आपको जो अपना ज्ञान है उससे उसको उसमें ऐड ऑन कीजिए और बनाइए, उसको अपना आंसर बनाइए। करंट अफेयर के लिए मतलब न्यूज़पेपर या फिर मंथली मैगजीन वगैरह कौन सी फॉलो कर सकते हैं यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए? देखिए पीसीएस के लिए करंट अफेयर के लिए तो घटना चक्र तो वो रामबाण है, वो तो आती ही है, ईयरली वाली आती है। मंथली भी अगर आप पढ़ लें तो वो भी अच्छा है। मंथली कोई मतलब मंथली जैसे मैं मंथली में अगर देखें तो मैं विज़न पढ़ता था, है ना। विज़न की मंथली आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, और उसमें सब कुछ आपको नहीं पढ़ना होता है क्योंकि वो यूपीएससी के लिए बन रहा है। लेकिन उसमें आप जब आपको अपना सिलेबस आपको याद है, प्रथम बात तो यही कि आपको सिलेबस याद होना चाहिए। कहीं भी आप जा रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं या कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेबस आपको पता होगा, तो वो टॉपिक आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ये आपको पता चल जाएगा, तो समय वेस्ट नहीं होगा। तो आप जो है विज़न में पढ़ता था हिंदी में, और उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें सेलेक्टेड पढ़िए, सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। जो आपके सिलेबस से संबंधित है उसको पढ़िए, उसमें बड़े अच्छे अच्छे डायग्राम आ जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक आ जाते हैं, आपको फैक्ट मिल जाते हैं उससे, जिससे आपका आंसर जो है एनरिच हो जाता है। न्यूज़पेपर पर क्या आप कहना चाहेंगे? न्यूज़पेपर तो मस्ट है। अब आप हिंदू पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, मैं तो दैनिक जागरण पढ़ता था, और इसलिए पढ़ता था क्योंकि इससे पहले इतना टाइम था नहीं कि हिंदू पेपर या पढ़े, तो मैं ओनली आईएएस सुनता था, सब बता ही चुका हूँ मैं। तो ओनली आईएएस का एडिटोरियल सुनता था, तो उससे मेरा एक तरह से न्यूज़पेपर वाला पार्ट हो जाता था। लेकिन जीएस 5-6 आने के बाद जो है मैंने दैनिक जागरण रेगुलर पढ़ा है, और उसकी जो खबरें होती हैं, छोटी छोटी खबरें होती हैं, कानून व्यवस्था से संबंधित आ जाएगा, एटीएस से संबंधित आ जाएगा, संप्रदाय कोई झगड़ा हो गया, दंगा हो गया, बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप उसको अपने आंसर में इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो जब आप एकदम अद्यतन आंसर लिखते हैं
मान लीजिए आपने आंसर लिखा, महीने भर पहले कोई घटना हुई थी, आपने उसका जिक्र कर दिया, तो आपका जो आंसर है वो एक तरह से लाइव हो जाता है ना, और लोगों से अलग भी हो जाता है। जैसे इतनी लंबी जर्नी रही, मतलब आपने यूपीएससी के भी अटेम्प्ट किए, उसके बाद पीसीएस के लगातार दे रहे थे, मेंस क्वालिफाई हो रहा था, फाइनल इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही थी, तो इस जर्नी में मतलब डीमोटिवेशन वाला भी फेज आया रहा होगा कि मतलब नहीं हो रहा है, यूपीएससी में नहीं हुआ, पीसीएस में भी नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे छात्रों के साथ भी ऐसा होता है, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन, मतलब उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, डीमोटिवेशन की बात जहाँ तक है, मैं 17.5 साल में तो एयरफोर्स में चला गया था, तो आत्मनिर्भर हो गया था। तो पैसे कम हो या ज़्यादा इससे मतलब नहीं, लेकिन पैसे थे। तो उस तरह से नहीं, अगर आप पूरी तरह से बेरोजगार हैं तो सही बात है कि फिर भी 3 एक बार बार 4 मतलब बार एग्जाम अटेम्प्ट देते देने हैं, के बाद दिक्कत होती है, क्योंकि आप जब रोजगार में नहीं होते हैं तो आप घर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, मोटिवेशन की बात ये है ना कि तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ ही आपका मोटिवेशन है। आप जिस स्थिति में हैं, ठीक है, उस स्थिति से निकलना, कि मुझे निकलना है इससे, मुझे अपनी स्थिति को सुधारना है, मुझे अपनी पीढ़ी को सुधारना है, मुझे अपने घर को सुधारना है, यही तो मोटिवेशन है। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है, ये बताइए आप। जिसके घर में सब कुछ है, तो उसके पास तो बैकअप है, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। वो 4 की जगह 6 अटेम्प्ट भी देगा, 6 अटेम्प्ट देने के बाद कुछ नहीं होगा तो उसके पिताजी बिजनेस में बैठा देंगे, कुछ करा देंगे। लेकिन जो एक हम्बल बैकग्राउंड से है, लोअर मिडिल क्लास से है, तो आपकी स्थितियां ही तो हैं जो आपको दिन प्रतिदिन सुबह शाम आपको कचोट रही कि नहीं भाई, निकलना है मेरे को यहाँ से। तो बस उसको देखिए, मुड़ के देखिए, अपने पिताजी को, माताजी को देखिए, लग जाइए। और इंटरव्यू के लिए कोई सजेशन, क्योंकि इंटरव्यू लास्ट फेज होता है, तो उसमें मतलब क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, अगर थोड़ा बता पाएँ आप? देखिए, इंटरव्यू जो अभी तक का मेरा 2 मैंने इंटरव्यू दिए हैं इसमें, तो पिछला इंटरव्यू तो थोड़ा बहुत फैक्चुअल था, कुछ कॉन्सेप्चुअल और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। इस बार का इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ था, बहुत बढ़िया हुआ था, और सब इश्यूज और ओपिनियन पे ही क्वेश्चन थे, जो उस समय करंट सिनेरियो में जो महीने 2 महीने में जो घटनाएं थी उन्हीं पे बात हुई। मेरा डिफेंस बैकग्राउंड था, तो डिफेंस पे बात हुई कि डिफेंस में क्या वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे क्या वैल्यूज़ हैं। ऐसा कुछ सिलेबस में जो आप कह रहे थे उससे तो नहीं पूछा जाता है? नहीं, सिलेबस में कुछ नहीं पूछा गया एज सच, सब कुछ एकदम जनरल था। जैसे 4 लोग बैठ करके बातें करते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, या राष्ट्रीय घटनाक्रम के ऊपर, या आपकी लाइफ हमारी लाइफ के ऊपर, ऐसी ही बातें हो रही थी। और मुझे लगता है ये सही अप्रोच है आयोग का कि इस बार इंटरव्यू में उन्होंने बदलाव किया है। सर, जो नए छात्र हमारे साथ जुड़े हैं या फिर कई बार से एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, उनके लिए, जो नए छात्र हैं उनके लिए खासकर कुछ और सजेशन आप देना चाहेंगे कि अभी ये एग्ज़ाम उनके लिए नया नया है, क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इस बार, उनके लिए कोई सजेशन आपका? देखिए, अभी तो मेरे ख्याल से 2 बड़े एग्ज़ाम जो हैं, आरओ और पीसीएस, ये दोनों टल गए हैं। और जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा होगा उनके लिए तो गोल्डन चांस है, क्योंकि उनको और 4-6 महीने मिल गए हैं। तो इसमें मैं कहूँगा कि घूमने फिरने की बजाय, मस्ती करने की बजाय जो है, आप अपने सिलेबस को और धार, मतलब पढ़िए, अपनी तैयारी को और धार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस, जैसे हमारे डिफेंस में एक कहावत है कि जितना ज़्यादा आप पसीना शांति के समय बहाते हैं, है ना, उतना ही कम आपको खून बहाना पड़ेगा। तो यहाँ एग्ज़ाम में खून तो नहीं बहता है, लेकिन यह है कि बहुत कुछ बह जाता है। तो देखिए कि आप समय मिला है उसका सदुपयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, जितना हंसते खेलते पढ़ाई कीजिए। देखिए, 24 घंटे बहुत होते हैं, 24 घंटे में अगर आप 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको जो है 16 घंटे मिलेंगे, सब कुछ करने के लिए मिलेंगे। तो आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई नियमित रूप से डेली कीजिए, चाहे 2 ही घंटे कीजिए। ऐसा ना हो कि आज नहीं पढ़े, कुछ ना कुछ पढ़िए, है ना। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं कहूँगा कि आप जितनी टेंशन, जितना तनाव है, वो जो पेपर है ना, पेपर के 1 दिन 2 दिन पहले तक लीजिए। लेकिन जब रह जाए कि भाई परसों पेपर है, तो उस दिन से तनाव छोड़ दीजिए कि अब मैं तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन मैं देखता हूँ कि 4 तारीख को पेपर है तो 2 तारीख तक सब निर्मुक्त घूम रहे हैं, और 2 तारीख से फिर टेंशन लेना शुरू करते हैं। मैं कहूँगा आप 2 तारीख तक टेंशन लीजिए, ठीक है, और 2 तारीख के बाद 3 तारीख से आप तनाव मुक्त हो जाइए। तो टेंशन फ्री होकर के आप जितना जाएंगे एग्ज़ाम लिखने, और टेंशन ले करके जितनी तैयारी करेंगे, दोनों बातें हैं कि तैयारी आप टेंशन लेके कीजिए, और एग्ज़ाम आप टेंशन फ्री होके दीजिए, तो रिज़ल्ट आपको हमेशा अच्छा मिलेगा। क्योंकि
आप खुद ने देखा है कि वर्ल्ड कप फाइनल में सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तनाव ले लेते हैं, और जब तनाव नहीं लेते हैं तो बहुत कुछ कर जाते हैं। सर अभी आप लोग का ट्रेनिंग फेज चल रहा है, तो ट्रेनिंग का अनुभव अभी तक का आपका कैसा रहा है? कैसी ट्रेनिंग आप लोग की चल रही है? क्या क्या मतलब उसमें जानने सीखने को मिलता है सर? देखिए, ट्रेनिंग पूरी तरह से ये प्रशिक्षण है। तो अभी हमारा क्या है कि 3 महीने का होता है, आधारभूत प्रशिक्षण होता है, जिसमें बेसिक ओवरव्यू दिया जाता है हर, क्योंकि एक सामान्य सेवा है डिप्टी कलेक्टर, तो आपको हर विभाग के बारे में जानकारी दी जाती है, हर तरह के काम आपको एक ओवरव्यू दिया जाता है। इसके बाद आपको 6 महीने के लिए फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। फील्ड ट्रेनिंग एक तरह से वो प्रैक्टिकल हो गया, यहाँ पे थ्योरी बताई गई, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा कि आप जाइए। उन 6 महीनों में आपको अलग अलग विभागों में जो है, कहीं 1 हफ्ता, कहीं 2 हफ्ता, कहीं 1 महीना आपको अटैच किया जाता है। तो आप जाके प्रैक्टिकली अपनी आंखों से काम को देखते हैं और उनके कार्य प्रक्रिया को समझते हैं। फिर 6 महीने के बाद हमारा 3 महीने का प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग में है कि जो 6 महीना आपने वहाँ कार्य देखा है, जो आपके मन में डाउट हुए हैं, वो सब कुछ फिर उन 3 महीनों में दूर किए जाते हैं। पूरी ट्रेनिंग लखनऊ में होती है आप लोग? फील्ड वाला अलग होता है? हाँ, फील्ड वाला किसी भी जिले में भेज देते हैं, और 6 महीने का जो आपका फाउंडेशन है और जो 3 महीने का आपका प्रोफेशनल है, ये 6 महीना आपका यहीं उपाम अलीगंज लखनऊ में होता है। इसमें मतलब कुछ और भी अदर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आप लोग का भी घूमने फिरने भी गए थे, तो ये हाँ बिल्कुल, घूमना फिरना नहीं कहेंगे उसे, हाँ, मतलब वो भी एक पार्टी प्रशिक्षण का ही पार्ट है। यूपी दर्शन होता है। यूपी दर्शन में जैसे इस बार हम लोग वाराणसी और अयोध्या और लखीमपुर में दुधवा गए थे, और वहाँ घूमने के बाद उसकी रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ती है। तो वो भी प्रशिक्षण का हिस्सा है कि आप जाइए, देखिए आपका उत्तर प्रदेश कैसा है। और इसके बाद जहाँ पे जजेस की ट्रेनिंग होती है, JTRI में, लखनऊ में ही है, वहाँ भी 3 दिन का प्रोग्राम था। फिर पुलिस ट्रेनिंग होती है मुरादाबाद में, वहाँ भी 1 वीक का प्रोग्राम था। तो सबके साथ आपको प्रशिक्षण, ये एक माध्यम होता है कि आपको घुमा फिरा के और हर जगह का एक ओवरव्यू दिया जाता है कि सबकी कार्य प्रक्रिया, कार्य पद्धतियाँ कैसी हैं। आप देखिए, समझिए उसको। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए अपना इतना कीमती समय निकाला। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता दी। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।